तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। पर मुझे जो बात खाई जा रही है वो ये है कि क्यों लोग किसी का साथ छोड़ देते हैं, एक साथ रहने का वादा करते हैं और उसे बड़ी ही आसानी से तोड़ भी देते हैं। यहां तक तो ठीक है और ये सब होना आज के जमाने में एक आम बात है, पर अगर जिसने धोखा खाया हो और वो इंसान जिंदा ही ना रहे तो इसके बाद ये जानने के लिए कि आखिर धोखे का मौत से क्या लेना देना है, कहानी को पूरा सुने। और हाँ, जैसा कि मैं आपको हमेशा की तरह बताता हूं, हमारा यह चैनल भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को मनोरंजन देना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। आज की कहानी के लेखक हैं हिमांशु कोहली और आप सुन रहे हैं केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी। मानसी और हिमांशु अपने दो बेटों के साथ बहुत खुश थे। मानसी का बड़ा बेटा 15 साल का था और छोटा 12 साल का। मानसी के परिवार में किसी भी चीज की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी। हिमांशु का अपना बिजनेस था जिसके चलते वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। इस वक्त भी वो घर से दूर ही था। हिमांशु को घर से दूर काफी दिन हो चुके थे। एक दिन की बात है जब मानसी अपने कमरे में बैठकर आराम से कपड़ों पर प्रेस कर रही थी कि अचानक मानसी का फोन बजा। कॉल हिमांशु की थी। मानसी ने कहा, हेलो। हिमांशु ने कहा, कहां हो मानसी, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं और रोज तुम्हें याद करता हूं। मानसी ने कहा, अच्छा, इसीलिए अभी तक घर नहीं आए ना? अच्छा, हिमांशु कब आ रहे हो बताओ ना। हिमांशु ने कहा, मुझे यहां अभी काफी टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना तुम बच्चों को लेकर यही आ जाओ। मैं ट्रेन की टिकट बुक करके तुम्हें मैसेज कर दूंगा। इतना कहकर हिमांशु ने फोन काट दिया और टिकट बुक करके तुरंत ही मैसेज भी कर दिया। मानसी का दिल खुशी से झूम उठा। मानसी ने अपनी पैकिंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो खुश थी और इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी हिमांशु, क्योंकि हिमांशु अक्सर घर से बाहर रहता था। पर इस बार उसने 5 सालों में पहली बार ऐसे फोन करके मानसी को अपने पास बुलाया था। मानसी ने पूरा बैग पैक किया और अगले दिन ठीक 11 बजे ट्रेन का समय था। मानसी अपने दोनों बच्चों को लेकर स्टेशन पहुंची तो वहां उसे काफी भीड़ भाड़ देखने को मिली। ट्रेन सामने ही खड़ी थी पर भीड़ ज्यादा थी तो मानसी को लगा कि इसमें जाना ठीक नहीं होगा। और जब उसने टाइम देखा तो पता चला कि यह वही ट्रेन है जिसमें उसे जाना था। मानसी ने दोनों बच्चों का हाथ कसकर पकड़ा और ट्रेन की तरफ दौड़ी। भीड़ इतनी थी कि मानसी को बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही थी और एकदम से ट्रेन के निकलने का सायरन भी बजा। मानसी ने कोशिश जारी रखी और ट्रेन के निकलने से पहले ही जल्दबाजी में ट्रेन के आखिरी डब्बे में चढ़ गई। अंदर जाकर उसने राहत की सांस ली और जब उसने ट्रेन के अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई तो समझ आया कि जिस डब्बे में वो चढ़ी है उस डब्बे में उसके अलावा और कोई नहीं था। मानसी थोड़ी घबराई और बच्चों का हाथ पकड़कर चुपचाप बैठ गई। इधर उधर देखा तो पता चला कि जिस डब्बे में वो है वो शायद सामान रखने वाला डब्बा था। इतना सोचकर वो आराम से बैठी रही। पर कुछ ही देर बाद जब मानसी थोड़ी नींद में थी उसके कानों में एक आवाज आने लगी। ये आवाज सुनकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई आदमी किसी से कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हो। आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। मानसी की आंख खुली तो देखा एक आदमी सामान को हटाता हुआ लगातार बात करता हुआ मानसी के सामने आ बैठा। मानसी उसे देखकर चौंक गई। वह एकदम से मानसी के पास आकर बोला, मैडम देखिए ना, यह आदमी हमारी बात नहीं मान रहा है। हम कितना समझा रहे हैं इसको, यह सुनने को तैयार ही नहीं है। मैडम आप हमारी मदद कीजिए। वो आदमी इतना कहकर मानसी के सामने सर झुकाकर रोने लगा और जैसे ही मानसी कुछ कहने को हुई अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर की ओर किया। मानसी को देख अजीब सा मुस्कुराया और ट्रेन के दरवाजे तक भाग कर गया।
फिर वापस पलटकर मानसी को घूरने लगा और अजीब सी मुस्कुराहट लिए ट्रेन से बाहर कूद गया। मानसी के दोनों हाथ उसके मुंह पर थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इस वक्त वह सहम चुकी थी। वो चुपचाप बस बाहर की ओर देखे जा रही थी कि तभी उसके छोटे बेटे ने मानसी को हिलाते हुए कहा, मम्मा मम्मा ये कौन था? मानसी जैसे एकदम से नींद से जागी। मानसी ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और अगला स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की चेन खींच डाली। लेकिन ट्रेन स्टेशन पर आकर ही रुकी और जैसे ही ट्रेन रुकी मानसी भागकर पुलिस के पास जा पहुंची। वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। पुलिस ने मानसी को ऐसी हालत में देखकर कहा, अरे मैडम क्या हुआ आपको? जब आप कुछ बोलोगी नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? मानसी ने रोते हुए सारी बात बताई। मानसी की सारी बात सुनकर पुलिस ने कहा, मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम पता लगाते हैं कि वो आदमी कौन था। आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? एक काम कीजिए, अपना नंबर और पता यहां लिख दीजिए। जैसे ही कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। अब आप जाइए। मानसी ने अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ा और ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही दूर चली होगी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका एक हाथ खाली है। वो घबराई क्योंकि उसके साथ उसके दोनों बच्चे थे। कुछ देर पहले जो उसने देखा था उससे उभर भी नहीं पाई थी और अब उसका बड़ा बेटा उसके पास नहीं था। मानसी ने इधर उधर देखा पर उसे बेटा कहीं नहीं दिखा। वो रोते हुए ट्रेन के लास्ट डिब्बे की ओर भागी जहां उसका बेटा एक कोने में बैठा था, दोनों पैरों के बीच सिर छुपाए हुए। मानसी ने जल्दी से उसे गले लगा लिया। जब उसने देखा कि उसका बेटा हिल नहीं रहा और कुछ कह भी नहीं रहा तो उसकी जान हलक में अटक गई। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसका बेटा बेहोश हो चुका है। वहां खड़े कुछ लोगों की मदद से मानसी ने अपने बेटे को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। समय मिलते ही उसने हिमांशु को फोन किया। फोन उठाते ही मानसी ने कहा, हिमांशु। हिमांशु ने तुरंत पूछा, मानसी क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम रो क्यों रही हो? मानसी ने रोते रोते हिमांशु को सारी बात बताई। ये सब सुनते ही हिमांशु ने कहा, मानसी चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं, वहीं रहना, मैं पहुंच रहा हूं। अक्षत को बिस्तर पर लेटे 3 घंटे हो चुके थे लेकिन उसने न कुछ बोला था और न कुछ खाया था। मानसी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरा अक्षत ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, जी वो ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कभी कभी सफर में ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में आप उसे ले जा सकती हैं, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मानसी को थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर में हिमांशु भी वहां पहुंच गया। अक्षत और मानसी को लेकर वे दोनों घर लौट गए। अक्षत सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गया और हिमांशु और मानसी भी अपने छोटे बेटे के साथ दूसरे कमरे में आराम करने लगे। वो रात बड़े आराम से गुजर गई। लेकिन अगले दिन जब सब सो रहे थे तो हिमांशु को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो झटके से उठा और कमरे में ध्यान से देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोने की कोशिश की पर तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। हिमांशु अब पूरी तरह जाग गया और धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कदमों की आवाज ही उस डरावनी आवाज का कारण हो। वो दरवाजे तक पहुंच ही रहा था कि पीछे से मानसी की आवाज सुनाई दी, हिमांशु सुनो ना, हिमांशु। ये सुनकर हिमांशु वापस जाकर फिर से बिस्तर पर लेट गया और 5 मिनट में उसे फिर से नींद आ गई। अगले दिन जब हिमांशु ने मानसी को रात वाली बात बताई तो मानसी ने कहा, हिमांशु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से ट्रेन से वापस आए हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कहीं हमारे परिवार को किसी की नजर तो नहीं लग गई? उनकी बातों के बीच अचानक अक्षत के कमरे से एक अजीब आवाज आई। हिमांशु और मानसी दौड़कर अक्षत के कमरे में गए। देखा कि अक्षत बिस्तर पर बैठकर लगातार हंसे जा रहा था और उसके छोटे भाई के सिर में चोट लगी थी जिससे वो बेहोश पड़ा था। ये देख हिमांशु चिल्लाया, अक्षत! अक्षत ने हिमांशु की ओर देखा और बेहोश हो गया। हिमांशु ने दौड़कर उसे पकड़ा और कहा, अक्षत, अक्षत!
अक्षत ने अचानक आंखें खोली और एक ठंडी आवाज में बोला, हिमांशु, पहचाना मुझे? मैं राजेश। तूने भी तो मुझे ऐसे ही मारा था ना। अब तू भी मरेगा और तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मानसी ने कहा, हिमांशु, अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अब तो मान जाओ, तुम गलत थे। प्लीज माफी मांग लो। आज से 15 साल पहले जब हिमांशु के पास सिर्फ एक छोटी सी नौकरी थी और उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, उसी नौकरी के सिलसिले में उसे राजेश से मुलाकात हुई और उसका एक पुराना दोस्त जेडी पहले से ही उसे जानता था। तीनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। इनकी हालत देखकर एक दिन इन्होंने एक फैसला किया, इस छोटी सी नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना खुद का ही बिजनेस शुरू किया जाए। और ऐसे ही तीनों ने अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम उठाया। उन्होंने एक दुकान खोली जिसमें कार के पार्ट्स बेचना शुरू किया और यह बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, पैसा रिश्तों में जहर घोल देता है। यही हुआ इनके साथ। जब बिजनेस में लाभ आने लगा तो जेडी के मन में लालच ने घर कर लिया। एक दिन जेडी ने हिमांशु को भड़काते हुए कहा, राजेश को यह सब मत बताना, उसे थोड़े पैसे दे दो, जितना हमेशा देते हो बस उतना ही। वो इस सब की गिनती भी नहीं समझ सकता। हिमांशु पहले तो हिचकिचाया पर बातों में आ गया, लेकिन जो बातें वे कह रहे थे राजेश बाहर खड़ा सब सुन चुका था। वह अंदर आया और ताली बजाते हुए बोला, बहुत बढ़िया जेडी, मैं तो तुझसे यही उम्मीद कर सकता था और हिमांशु, तुमसे ये सब नहीं सोचा था। दोनों को बहस करता देख जेडी ने अचानक एक फूलदान उठाया और राजेश के सिर पर मार दिया। राजेश वहीं गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। हिमांशु ने डरते हुए पूछा, ये तूने क्या किया जेडी? अब हम क्या करेंगे? जेडी ने उसे शांत कराते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। और ऐसे ही उनका बिजनेस चलता रहा। फिर एक दिन खबर आई कि जेडी का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मौत का कारण था सिर पर गहरी चोट, लेकिन उसका शरीर बाकी बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल उसी तरह जैसे राजेश की मौत हुई थी। हिमांशु की जिंदगी में यह एक खौफनाक मोड़ था। अब उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। हिमांशु ने राजेश से प्रार्थना करते हुए कहा, राजेश, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं चाहा। मेरे बच्चों को छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। अचानक पूरे कमरे में अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ और फिर एकदम से सब शांत हो गया। अक्षत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिमांशु ने तुरंत पैसों का एक बैग लिया और राजेश के घर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी में आपने जो सुना वह एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। यह सब जो हिमांशु पर बीत रहा था वो दूसरों के लिए शायद बस एक भ्रम था, लेकिन हिमांशु की आंखों के सामने यह सच्चाई थी। इस खौफनाक सफर में जुड़ते रहिए और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।